तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा बार बार। और खासकर लोग बहुत ना प्री क्लियर होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि प्री क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना है। मैं भी जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हो गया, मैं 2 दिन के लिए खुश था, फिर उसके बाद फिर से मैंने अपने आप को वही उस लेवल पे लाया कि भाई बैठ जाना, फिर से देखो आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना। तो ज्यादा डिमोटिवेशन और ज्यादा मोटिवेशन, मतलब आप समझ रहे हैं ना, खुश ज्यादा और दुखी वो नहीं होना, आपको थोड़ा सा मतलब बैलेंस लेके चलना है अपने आप को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि शर्मा। और यार आज एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। मोहित उनका नाम है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। राजस्थान का एक लड़का जिसने एसबीआई क्लर्क पहले क्लियर किया, फिर कुछ ही महीनों बाद एसबीआई पीओ भी क्लियर कर दिया, और अभी ये आरबीआई एस्पिरेंट के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। कोई इनको कहता है आप आरजे लगते हैं, कोई इनकी आवाज का दीवाना है। बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इनकी आवाज से ज्यादा आप इनके वर्ड्स पे फोकस करना, क्योंकि जितनी मैंने इनकी वीडियोस देखी है काफी जेन्युइनली बात करते हैं और काफी मतलब डीप इनसाइड फ्रॉम हिज हार्ट ये बात करते हैं। ठीक है, तो वेलकम करते हैं। हाँ, वेलकम मोहित, आपका थैंक बहुत यू सो बहुत मच। स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने देश के दो बड़े बड़े एग्जाम क्लियर किए हैं और आप अभी भी रुके नहीं हैं, और आप मतलब माइल्स टू गो। तो आपका स्वागत है पहले तो, और आप थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये आपसे आपके साथ बात करने का बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हाँ, अभी मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, राइट? करेक्ट करेक्ट। जी जी। तो मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से हूँ, जो उदयपुर के पास में ही पड़ता है, नाथद्वारा नाम से। तो मेरी स्कूलिंग यहीं से रही है, और कॉलेज स्कूल में हमेशा मैं थोड़ा ब्राइट स्टूडेंट ही था। मतलब मैं अबव एवरेज मान सकते हैं, 90%, 85 to 90% की रेंज में था। उसके बाद जैसे ज्यादातर बच्चे जो है इंजीनियरिंग ले लेते हैं 10th के बाद, वैसे ही मैंने भी इंजीनियरिंग ली। और अब सॉरी, 10th के बाद तो साइंस मैथ्स लेते हैं, हम सो सॉरी। साइंस मैथ ली, और उसके बाद कजिन्स ने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसमें स्कोप बहुत है। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग उस हिसाब से ली। और उसके बाद मैंने जोधपुर के एमबीएम कॉलेज से अपनी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। 2019 में मैं पास पास किया इंजीनियरिंग को। और उसके बाद बैंकिंग की तैयारी में 2020 के एंड से कर रहा हूँ, जब एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आया था 2020 वाला। और तब से ही और अब ये 2 एग्जाम्स निकाले हैं मैंने। तो एक एक ये फोटो है आपकी मेरे पास, एक शायद आपको दिख रही हो। ठीक है, तो इस बच्चे ने कब कब ये सोचा कि यार अब इंजीनियरिंग तो कर ली लेकिन अब बैंकिंग, मतलब वो हम्म। थॉट, फर्स्ट थॉट कहाँ से आया, और हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू बैंकिंग? ओके। ओके, तो वैसे मैं जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, तब मुझे सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा बहुत कुछ मतलब बिल्कुल लगाव नहीं था। कि मतलब मैंने इंटर्नशिप्स करी थी और मुझे लग गया था कि मुझे ऐसा धूप में काम करना नहीं पसंद है, बिल्कुल मेरे को नहीं जमेगा। उसके बाद मैंने एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब थी, जहाँ पे मुझे सिविल इंजीनियरिंग वाली जॉब भी थी, जिसमें ऑटो कैड में डिजाइनिंग वगैरह करनी थी। तो मुझे वो जॉब मिली, लेकिन बहुत बहुत 15,000 देवर पेइंग मी। और मुझे कॉल सेंटर वाला ऑप्शन भी था, जहाँ पे मुझे 23,000 मिल रहे थे। इंग्लिश कॉल सेंटर था, नाइट शिफ्ट वाला। तो मैंने वो चूज किया और मैंने वहां जॉब करी 3-4 महीने। उसके बाद किसी कारण की वजह से वहां से छोड़ा। उसके बाद लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे गेम्स खेले। मैं गेम्स के लिए बहुत पैशन हूँ, तो मैंने स्ट्रीमिंग भी करी है यूट्यूब पे 6 महीने तक। उसके बाद मुझे लगा कि पढ़ने का टाइम यही है, पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी मैथ अच्छी है, तो पढ़ लेते हैं। अराउंड अक्टूबर मैंने ये सोचा था, अक्टूबर ऑफ 2020। तो एसएससी सबसे पहले मेरे दिमाग में आया। एसएससी ही आता है सबके दिमाग में। एसएससी की प्रिपरेशन मैंने चालू करी, कोई पता नहीं रैंडम वेबसाइट से मैंने कोर्स भी खरीद लिया 2,000 रुपए का। और फिर स्टार्ट किया, तो स्टार्ट प्रेपरेशन अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। और फिर 14 नवंबर को नोटिफिकेशन आया एसबीआई पीओ का। तो वो रैंडम वीडियोस पॉपअप हुई मेरे स्क्रीन पे, एसबीआई पीओ से रिलेटेड। तो मैंने सोचा ये क्या है, बैंक की जॉब भी ठीक है, पीओ है, एसबीआई पीओ है, देख लेते हैं क्या होता है, मतलब दे देते हैं पेपर, प्रैक्टिस हो जाएगी एसएससी के लिए। तो मैंने इस हिसाब से दिया। तो मैंने 15 डेज मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। लाइक आई वाज डन विद मैथ्स सिलेबस। जो टॉपिक्स होते हैं, मैंने सारे जो बेसिक्स होते हैं वो देख लिए थे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मैंने पढ़ा हुआ था। और मैथ्स मेरी फेवरेट रहा, मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट रहा था शुरुआत से। तो मैंने 15 डेज में वो कर लिया था, और रीजनिंग भी मैंने कर ली थी। और दिसंबर में मैंने पूरा मॉक्स ही दे रहा था, मॉक्स ही मॉक दे रहा था। और फिर प्री क्लियर हुआ
बस ऐसे ही मतलब मैंने सोचा था कि भाई बैंक की जॉब मैं दे देता हूँ, फिर एक मतलब जैसे ही क्लियर होगा एसबीआई पीओ का, और मैं एसएससी में फिर से लग जाऊंगा। लेकिन मैं एसएससी पे फिर से फॉल बैक किया ही नहीं, क्योंकि उस दौरान बहुत नेगेटिव वीडियोस पॉपअप हो रही थी यूट्यूब पे कि बहुत टाइम लग जाता है ये वो। तो मेरा प्री निकला, तो आई वाज मोटिवेटेड कि भाई बैंक में जल्दी जॉब मिल जाएगी तो ये कर सकते हैं। तो आई लेफ्ट एसएससी। तो आपका जो आपने बचपन से जो मेहनत की थी थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह को लेके बेसिक्स को स्ट्रांग रखने वाली, वो आपको यहाँ पे भी काम आई। तो आपको बिल्कुल। तो चलो ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल स्ट्रांग था, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको बिल्कुल अभी बेसिक से करना है, उसका मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है तो भी उसको बहुत डर लगता है, तो वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे कैसे फोकस करे लड़का? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए, दो तरह के बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन है। आप कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं, आपकी अप्रोच क्या रहती है उसमें, वो सबसे बेसिक चीज है। तो मेरे हिसाब से आपकी, देखो मेरी अप्रोच हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मेरे को शॉर्ट ट्रिक्स की या फिर उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी जब सिंप्लीफिकेशन की बात आती है। तो जो बच्चों की अप्रोच वैसी नहीं रही है शुरुआत से, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपने वो 7th 8th 9th 10th में ही वो वाली मैथ ही तो है, वो खाली नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो वाला ज्यादा मैटर करता है। आपकी अप्रोच उस समय क्या रही थी, आपके टीचर कैसे रहे थे स्कूल में, वो भी बहुत मैटर करता है। मेरे टीचर बहुत अमेजिंग थे, आई लव हिम, और मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। सुमित सर हैं हमारे स्कूल के, तो उन्होंने ही मेरा मैथ में इंटरेस्ट डेवलप किया। तो हाँ, तो ऐसे बच्चों की जिनकी मैथ अभी इतनी वो नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई मतलब आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी पे, टीचर पे। मैंने खाली बेसिक्स देख लिए, बस रिवाइज कर लिया, और फिर मैं सेल्फ ही मेंस के क्वेश्चंस, प्री के क्वेश्चंस खुद से लगाना चालू कर दिए। लेकिन अब आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा वीक है। तो मेरे हिसाब से आप किसी टीचर पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता मैं मतलब इन लोगों से, लेकिन आप किसी टीचर पे, आशीष अरोड़ा अरोड़ा जी हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं डेली डेली के डेली, तो वो हो सकता है उनके लिए करेक्ट। ऑप्शन। तो ये सब्जेक्ट मैटर पे मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी जंप कर गया, बट वापस मैं आना नहीं। चाहूंगा, सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहता जी। था। मैं जी। ये मोहित, ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आपने एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया, एसबीआई क्लर्क भी पहले क्लियर कर लिया था, लेकिन अब आप यहाँ पे कंप्लेसेंट भी हो सकते थे कि चल यार मेरी तो जॉब लगी है, एक बार जाता हूँ, उसके बाद देखते हैं थोड़े टाइम बाद कि कुछ और करेंगे। हम्म। यू केप्ट योर सेल्फ गोइंग, तो वो आग अंदर कहाँ से आती है कि आप अभी भी मतलब एक्सटेंशन लेके आरबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं? तो वो वाली मोटिवेशन और जो सेल्फ बिलीव और जो आग है अंदर, वो कहाँ से आती है? देखिए, आरबीआई के लिए मेरा मोटिवेशन बहुत टाइम से रहा है। मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम से ही फैसिनेटेड हूँ, बस नाम ही काफी है। मैंने स्कैम 1992 देखा था, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ शॉट्स भी थे, ऑफिशियल्स थे, तो उससे बहुत अट्रैक्शन हुआ था। तो मैं एसबीआई जेए का जब रिजल्ट आया, तब मैं उसके बाद लीनियंट हो गया था। मेरे को ऐसा था कि मैं एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन नहीं करूंगा, मैं इसमें ही रह के, क्लर्क में ही रह के आरबीआई आरबीआई की प्रिपरेशन करूंगा। तो मैंने एसबीआई पीओ प्री का तो चलो रिजल्ट आ गया, वो तो चलो उसमें कोई जरूरत नहीं होती पढ़ने की, लेकिन फिर प्री का रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं। मैंने पढ़ा ही नहीं, एसबीआई पीओ मेंस के पहले मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा। मैंने ये वीडियो में भी बोला है, और लोग मुझे बहुत वो नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि भाई तुम क्या वो हो क्या कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो गया बिना पढ़े। लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन एक्चुअली मेरा उसमें जीए में बहुत बेकार था, रीजनिंग बहुत बेकार गई थी, लेकिन क्वांट में मैं 24 अटेम्प्ट कर पाया आउट ऑफ 35। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा इसी इसी वजह से मेरा क्लियर हुआ, बाकी नहीं हो पाता। तो उसके बाद मैंने रिग्रेट किया कहीं ना कहीं कि भाई मतलब पढ़ लेता, कॉन्फिडेंस ही और थोड़ा बूस्ट होता, क्योंकि मैं मतलब पेपर दे के आया तो मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा। फिर आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मैंने बहुत पढ़ाई करी, उसमें और भी कम अटेम्प्ट हुए मेरे, और खराब हुआ पेपर मेरा। तो हाँ, तो यही चीज़ है। और बाकी आरबीआई के लिए तो मतलब ऐसे है कि मैं आरबीआई तो जाना ही है, भले कुछ भी कितने भी साल लगे, मैं आरबीआई करता ही रहूंगा। एसबीआई में एक्सटेंशन तो ठीक है, मैं अभी बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको ही एम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आरबीआई में, तो कहीं ना कहीं मैं अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि भाई मैं इंटरव्यू में एकदम बिल्कुल नेचुरल बन के जाऊँ। नेचुरल इकोनॉमिस्ट कैसे होता है जैसे स्ट्रांग कि हो गया उसको था। सारी चीजें, तो मैं अभी पूरा बेसिक्स कवर कर रहा हूँ अपने, ऐसे बिल्कुल फुल ऑन टारगेट नहीं कर रहा, क्रैश कोर्स टाइप वगैरह ऐसा नहीं कर वो फैसिनेशन है कि वन डे यू वांट योरसेल्फ टू सी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, रहा। तो वो यस। मतलब मेन, और उसी की वजह से आपके जो चैनल का नाम है वो भी आरबीआई एस्पिरेंट है।
तो वो काफी अच्छा नाम आपने रखा है, जो आपको बार बार ऐसे याद जी दिलाता रहेगा कि हाँ यार, मेन मेन मकसद तो आरबीआई ही है। ठीक है। तो जी। बाकी एक 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 थोड़ा सा हटके सवाल है कि ये डबिंग वगैरह आप इतनी मतलब प्रो कैसे हैं आप इनमें? डबिंग में अच्छा ओके। हॉबीज मेरे हिसाब से एक्टिंग, मेरे हिसाब से मेरा बहुत ही ज्यादा वो रहा है। मतलब मुझे एक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी बहुत ऊट पटांग चीजें करता रहता हूँ, गाने बहुत सुनता हूँ। तो मतलब लोग मुझे आरजे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी बहुत वो रिजेंबल करती है इन इस टर्म्स में कि मुझे एक्टिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है। तो हाँ, एक्टिंग से ही वो आता है, और फिर आवाज अच्छी होने के कारण, थोड़ी सी अच्छी होने के लोग बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं। मजा आता है मुझे, और लोगों को भी पसंद है। करते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि आप मतलब ये भी साथ साथ करते रहें, क्योंकि देखो मतलब मैं सबको ये बोलता हूँ, आपको भी बोलूंगा थोड़ा सा हम्म कि आप मतलब जो ये पैशन वैशन है ना, ये वैसे आप तो कहते हैं कि ये अमीरों की चीज है, बट वो वाला पैशन नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम्म जो हमारी हॉबीज हम्म, इंटरेस्ट है इनको साथ ठीक लेके चलना, क्योंकि यही है है जी। वर्क लाइफ बैलेंस बैलेंस, और मतलब ये बाकी तो धोखाधड़ी वाली बातें हैं, यही यही है मेन नहीं वर्क लाइफ बैलेंस। नहीं, तो आप एक्चुअली क्या कहना उस टाइम चाहोगे? पे हाँ, मतलब उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मतलब मेरे पापा शायद 2 लाख भी नहीं कमाते साल। और अभी तो उनकी मतलब आई डोंट नो, मैं बोलना नहीं चाहता, पर हाँ। तो बहुत हालतें खराब हैं अभी फाइनेंशियली, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत हालत खराब होती है इन टर्म्स में। तो अभी के लिए आप उन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं उसको परस्यू करूँ सब कुछ छोड़ के। मैं कर सकता था, टैपिंग में जा सकता था, बॉम्बे जाके ट्राई कर लूँ, ये कर लूँ, लेकिन वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता मैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हमारे लिए नहीं है, जब तक हम कुछ एग्जाम क्रैक ना कर लें। उसके बाद आप पैशन है तो आप पैशन को बिल्कुल फॉलो करेक्ट करना है, ही चाहिए। बिल्कुल तो सही। बस ये टाइम, हाँ, बस ये टाइम बीइंग के लिए आपको बिल्कुल फोकस हाँ, रहना है अपनी पढ़ाई पे। इसमें आप बस ऐसे ही थोड़ा 5-10 मिनट अगर अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लो, बाकी हाँ keep these things on hold, that is your point। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। जब आप ये तैयारी वगैरह कर रहे थे बैंकिंग की, तो वो पूरा दिन आपका कैसा रहता था, मतलब क्या करते थे आप सुबह से हम्म। शाम तक, व्हाट वाज योर शेड्यूल? मैं मेरी सबसे जो कॉन्सेंट्रेटेड स्टडीज, मतलब जो बहुत ही हार्ड कोर स्टडी मैंने जो करी थी, वो उन्हीं नवंबर दिसंबर में की थी, 2020। तो वहां पे ऐसा था कि मैं तो सुबह 8 बजे उठता था। ऐसा नहीं कि भाई 6 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, आराम से 8 बजे उठते हैं। और सबसे पहले मैं अंग्रेजी जो हिंदू की एडिटोरियल में रोज पढ़ता था। और मैं रोज कैसे पढ़ता था, लाउड होके पढ़ता था। लोग ऐसे मन मन में पढ़ते हैं, मैं लाउड होके पढ़ता था। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपका इससे दूसरा गोल भी अच्छा हो जाएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लाउड होके पढ़ते हो तो बहुत चीजें अच्छी होती है। तो ये मैं करता था। उसके बाद मैं उनमें जो वोकैबलरी है वो नोट डाउन करता था एप्लीकेशन में। अब वोकैबलरी नोट डाउन करना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वोकैबलरी बहुत ही मिनिमल, बहुत ही इजी आती है बैंक में मेरे हिसाब से, हिंदू के लेवल के हिसाब से। तो मैं तो वो पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से उसको करता था। उसके बाद अ, मैं करता था जीए। मैं आशीष सर की वीडियोस देखता था। आशीष गौतम जी हैं अड्डा के, उनकी जो करंट अफेयर्स वाली वीडियोस थी वो देखा करता था उस वक्त। तो ये होता था लंच के पहले का रूटीन, इंग्लिश और जीए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करता था, मतलब खाना खाने के बाद 1-2 घंटे मैं पढ़ाई नहीं करता था। उसके बाद मेन चालू होता था कि मेरा मैथ रीजनिंग हो गया। रीजनिंग यूजुअली मैं रात में करता था, और मैथ शाम में करता था, ये 3-4 बजे से लेकर। और मॉक्स मॉक्स भी मेरे मॉक्स में एक दिन में एक देता था। मतलब वो 30 दिन में मैंने 30 मॉक दिए। और मॉक से ही मतलब मेरे को तो लगता है कि मैंने मॉक से ही अपनी प्रिपरेशन करी। ऐसे कहीं मैंने कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत ज्यादा खाली बेसिक एक होता है ना, रिवाइज कर दिया, आधे घंटे में रिवाइज कर दिया टॉपिक, और फिर क्वेश्चंस लगाना चालू, कुछ क्वेश्चंस किए, उसके बाद मॉक लो। तो ऐसा था। मेनली मतलब आप कह रहे हो कि आपकी 20% जो प्रेपरेशन है वो कंसेप्ट पे थी, और बाकी आपकी प्रैक्टिस ही मेन जिस पे आपने फोकस किया। तो जो हाँ। एक एक तो होता मॉक देना, और मॉक देने के बाद उस मॉक से आप कैसे मतलब एनालाइज वगैरह करते थे, वो मैं जानना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई मैं सच्ची मैं बहुत वो ढीठ आदमी था इस मामले में, कि मैं बिल्कुल एनालाइज नहीं करता था। मेरे 90% आए, मैं क्या भाड़ में जाए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा 90% लगे, मैं खुश हूँ। मैं ऐसा था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि मैं एनालिसिस करता था बहुत ज्यादा। मैं सच्ची में ऐसे ही करता था। कभी 90% आए, मैं बहुत। हाँ हाँ। कभी बहुत कम परसेंटाइल आ गए तब तो कुछ किया होगा। हाँ, मेरे मेरे 90 से 90 परसेंटाइल से कम आ गए, तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था कि भाई मैंने
1-2 दिन तक मैं मॉक देता ही नहीं था, ना पढ़ाई करता था, मेरी इतनी हालत खराब हो जाती थी। तो मैं क्या करता था, अगर मान लो मेरा मॉक अच्छा नहीं जा रहा है तो मैं क्लोज़ ही कर देता था। ऐसे बहुत कम इंस्टेंसेस थे, लेकिन फिर भी ऐसा था। लेकिन अंग्रेज़ी के क्वेश्चंस जो गलत होते थे मेरे, या फिर मैं छोड़ देता था, उनके क्वेश्चंस मैं ज़रूर से ज़रूर देखता था, उनको रिपीट करता था। बाकी मैथ, रीज़निंग वगैरह मैं खोल के देखता ही नहीं था फिर से। अच्छा, तो क्योंकि मुझे पता है, मुझे ना पीओ के प्री में 25 क्वेश्चंस हो गए मेरे, मैथ में 27-28 हो रहे हैं, रीज़निंग में बहुत है। मुझे ज़्यादा करना ही नहीं है। आपको आपको जितना आप कर रहे थे, आपको उस पे भरोसा था कि अगर परसेंटाइल वगैरह ठीक आ रही है तो मतलब हाँ, ब्रीच हो जाएगा, और इट इज ओनली क्वालिफाइंग हाँ, इन नेचर, तो इसके हिसाब से आपने ज्यादा हाँ, एनालिसिस वगैरह मेरे नहीं। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इंग्लिश पे डिपेंडेंट बहुत था मैं। हम्म। तो इंग्लिश इंग्लिश आपकी कैसी थी, शुरू से ठीक थी या फिर बहुत अच्छी थी, हुँ, या फिर जैसे जो हुँ, बच्चे अभी हैं जिनको लगता है कि यार कोई हिंदी मीडियम से है, कोई किसी मीडियम से है, वो बड़े डरते हैं इंग्लिश से, और कई कई को मैं बोलता हूँ रीडिंग करो, वो रीडिंग करके फिर 1 महीने बाद आके कहते हैं मेरे तो और मार्क्स खराब हो गए, तो उनको मैं कैसे हुँ। समझाऊं? वही मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश मेरी ऐसी है, कैसे इंप्रूव करूँ? तो मैं ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जो डेवलप होती है ओवर द ईयर्स। आप बचपन से कैसी अप्रोच रही है आपकी, आप कैसे क्वेश्चन्स, हम आंसर्स भी लिखते हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स होती थी, उसमें फिर स्टोरी मोड में आंसर्स लिखने होते हैं। तो आपकी राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं आप अगर बोलते भी हैं स्कूल में, मेरी स्कूल में इंग्लिश कंपल्सरी थी, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प किया। ऑल्दो मैं बहुत ही गंदा बच्चा था इंग्लिश बोलने में, मेवाड़ी बोलते थे हम स्कूल में, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं बहुत हेल्प किए। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर उसके साथ अगर आप सुनते भी हो, किसी की यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, बाहर के यूट्यूबर की, इंग्लिश सुनना, फिर बोलना बोलना इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब उतना हेल्प नहीं करेगा। पर हाँ, राइटिंग इज़ अगेन वेरी इम्पोर्टेंट विद रीडिंग। तो मेरे राइट। हिसाब से ये सारी चीज़ें, हाँ, मिलके ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। हाँ। अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से ही डेवलप होगी। तो रीडिंग करने हुँ। का कोई स्पेसिफिक तरीका है, जैसे कि मतलब कैसे रीडिंग करे कोई बंदा? रीडिंग देखिए, मैं बोलूँगा जैसे एडिटोरियल आप स्टार्टिंग, जो जिसकी हिंदी बहुत वीक है, बहुत ही निचले स्तर पे है, द हिंदू से तो शुरू कर नहीं सकता। आप कुछ भी पढ़ें, मतलब इंडियन एक्सप्रेस लोग बोलते हैं मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी-सी ईज़ी होती है, या फिर कोई बुक्स हो गई, या फिर कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ लोग बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो पढ़ें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकल जो एडिटोरियल्स होते हैं, उसमें इतना इतना इंटरेस्ट बन पाएगा उतनी हाई लैंग्वेज के साथ। तो आप इज़ी कुछ भी पढ़ें, बस पढ़ें, आपको बस पढ़ना है। और जल्दी-जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक-एक लाइन को समझ के, और फिर सारे वर्ड्स की मीनिंग समझ के उसको फिर मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करना है उस पैराग्राफ को कि कहना क्या चाह रहा है, वो आप कोशिश करें करने की। मैं भी एक लाइन कहता रहता हूँ बच्चों को कि रीड लेस बट रीड दैट लेस वेरी वेरी वेल। तो यही हाँ। आपने भी कह दिया, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी सही ही गाइड करता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद मोहित बात करेंगे कि जो जनरल अवेयरनेस है, आपने बताया कि आप अड्डा से पढ़ते थे, तो आप नोट्स वगैरह भी बनाते थे, या फिर कैसे आप बिल्कुल नहीं। ये को कैसे फोकस किया, या फिर आप चलो ठीक है आपने नहीं भी अच्छे से फोकस किया, तो अब अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एसबीआई पीओ है, आपको क्या लगता है मतलब अगर आप ऐसे करते तो और बेटर होता, तो कैसे करना चाहिए एस्पिरेंट्स को? जी, मेरे हिसाब से अब 2 सोर्सेज़ होना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। इसके बिना मुझे नहीं लगता काम हो पाएगा, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि जीए बहुत ईज़ी आता था। मैं लोगों के वीडियोज़ देखे हैं, एनालिसिस देखे हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के, तो उसमें जीए बहुत ईज़ी आता था, लोग पता नहीं 30-35 अटेम्प्ट कर रहे हैं और जीए बोलते थे कि गेम चेंजर है। मुझे नहीं लगता कि अब गेम चेंजर है जीए, क्योंकि जीए में कितना भी पढ़ लो, मैंने बहुत पढ़ाई करी, लेकिन मैंने स्कोर कितना किया, मैं अटेम्प्ट कितने करके आया, 11, 40 में से। तो बहुत डिफिकल्ट आने की वजह से ना गेम किसमें चेंजर शिफ्ट। एसबीआई में? एसबीआई में या मैंने आईबीपी? आईबीपीएस दोनों में 11-11 अटेम्प्ट किए मैं। और मैं बताऊं आपको, आरआरबी क्लर्क का मेंस था, मैंने क्वेश्चंस देखे, मैंने शायद 7 अटेम्प्ट किए, 7 अटेम्प्ट किए 40 में से, मेरे आए 0.5, और कट ऑफ थी 1.5, कट ऑफ थी 1.5, आप सोचिए कितना डिफिकल्ट होगा। आईबीपीएस पीओ मेंस की भी कट ऑफ शायद 3.75 गई, तो उससे भी डिफिकल्ट था आरआरबी क्लर्क का जीए। तो मेरे हिसाब से आप 2 सोर्सेस फॉलो करिए, एक पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, और एक वीडियोस देखा करें। तो पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ ऐसे करिए कि लोग बोलते हैं मल्टीपल रिविजन्स, एक ही पीडीएफ का मत करिए। डेली पीडीएफ पढ़ ली, फिर वीकली पढ़ ली, फिर मंथली आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपने सारा पढ़ा हुआ होगा, तो रिविजन ही हो रहा है थर्ड टाइम। तो क्विज़ेस ऐसे मुझे वगैरह? लगता है, हाँ, और ऐसे बहुत क्विज़ेस ईज़ी रहेगा।
हाँ, और अफेयर्स क्लाउड की एक बैंकिंग इकोनॉमी करके एक डिफरेंट पीडीएफ भी आती है 80 पेज की मंथ वाइज। तो वो मेरे हिसाब से वो डिटेल्ड में देता है हर एक फाइनेंशियल न्यूज़ को। तो उसमें सारा डेटा वगैरह भी कवर हो जाता है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी एक हाँ, वीडियो सोर्स का मैंने ऐसा बोला कि वीडियो सोर्स का फ़ायदा ये रहता है कि एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, ये रिविज़न वाले वीडियोज़ डालते हैं कि ऑलिव बोर्ड की मैंने वीडियोज़ देखी थी, सुष्मिता मैम है, वो बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाती है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ये रिविज़न करवाने के लिए। तो उनकी वीडियोज़ अगर आप डेली देखते हैं, फिर वो रिविज़न वीडियोज़ भी देखते हैं, तो बहुत ईज़िली आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में जीए हो सकता है और आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे एग्ज़ाम मेरे हिसाब से। मैंने ये किया नहीं, मैं कर नहीं पाया, पर हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे हो पाएगा अच्छा। और स्टैटिक स्टैटिक वगैरह भी आता है थोड़ा बहुत, उसका क्या कहना चाहते हो? स्टैटिक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए 20 ये इस साल, उसमें एसबीआई क्लर्क का सबसे ईज़ी जीए था और उसी में सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीए के क्वेश्चन थे। बाकी किसी में स्टैटिक के शायद इक्का-दुक्का क्वेश्चन थे। तो स्टैटिक आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आप कुछ वो अड्डा की आती है कैप्सूल, उसमें स्टैटिक जीके का, तो आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने भी वो पढ़ा था एक बार बहुत पहले। बाकी मैंने कभी ऐसा स्टैटिक नहीं पढ़ा। स्टैटिक वगैरह मैंने भी बिल्कुल ज्यादा नहीं किया था, मेनली थोड़े बहुत ही कर हुँ, लिए थे जो ऊपर ऊपर से। वो भी मैं साथ ही कर हुँ, लेता था करंट अफेयर्स के, कि अगर राजस्थान का नाम आया तो इस राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क्स है, कौन से टाइगर रिजर्व है, या फिर किसी और का आया तो मतलब आपकी जो करंट अफेयर्स है उसी के साथ स्टैटिक भी हो जी, जानी जी। चाहिए। अगर बैंकिंग की भी कुछ स्टैटिक चीज आती है तो वो करंट से ही रिलेटेड होगी। तो ये जी, बहुत जी। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अब इसके बाद मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि यार एक एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहा है, इतना सारा कंपटीशन है, नहीं क्लियर होते पेपर, फिर भी मतलब अब करना तो है, जैसे आपने बोला आपको करना तो है, ठीक है। तो हाँ, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे डेवलप करें और कैसे मतलब अपने आप को रखें कि यार करना तो है, क्योंकि कई बच्चे ना बीच में हाँ, टूटना जाते हैं थोड़ा, बिल्कुल। के बारे में नहीं, समझ गया मैं आपसे बिल्कुल। कुछ मैं हाँ, सुनना चाहता हूँ। और साथ ही अगर आपकी कोई फेवरेट शायरी वायरी भी हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके मैं ओके मैं देख के तो नहीं आया, पर हाँ, मैं सोचता हूँ कुछ। अच्छा वैसे हाँ, तो वो बच्चे मेरे हिसाब से एग्ज़ाम बैंकिंग के इसमें लोगों को लगता है मतलब बहुत वैरायटी के लोग आते हैं, हर तबके के लोग आते हैं, निचले से निचले से लेके ऊपर से ऊपर तक के लेवल के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? तो जिनकी जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है? 21-22 की एज में क्लियर कर लेते हैं और वो बच्चे जो सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, 25 की उम्र हो गई है, 26 की उम्र हो गई है, वो वीडियोज़ देखते हैं उनकी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। बहुत डिमोटिवेशन होता है उससे, आई अंडरस्टैंड। पर उनको ये समझना पड़ेगा कि वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो इनकंसिस्टेंट हो या फिर इर्रेगुलर भी हो अपनी स्टडीज़ के साथ, वो उनको चलेगा, वो तब भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप इनकंसिस्टेंट पढ़ाई के साथ। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बच्चे मुझसे बहुत आगे हैं पहले से, बैकग्राउंड से, तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये माइंडसेट लेके चलना बहुत ज़रूरी है और वही कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ेंगे, तो कोई भी लेवल का बच्चा आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है मेरे हिसाब से बैंकिंग का। जब हम जैसे जैसे मैं भी कुछ वीडियो बना देता हूँ कंसिस्टेंसी पे, आप भी बना देते हो, उसको देख के फिर लोग है ना 4-5 दिन कंसिस्टेंट रहते हैं, फिर उनका दिमाग घूम जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो डिमोटिवेट होते हुँ। हैं, फिर वो सर्कल चलता रहता है। तो मतलब वो रेगुलर हाँ। कंसिस्टेंसी के लिए मैं तो वैसे 1 डे एट अ टाइम वाली थ्योरी बताता हूँ, तो आप इस पे कैसे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे कंसिस्टेंट रहें? आप डेली टारगेट्स, बहुत सारे लोग डेली टारगेट्स देते हैं, वही वो डेली वाली चीज़ है। तो डेली टारगेट्स आप ऐसे नोट, अगर आपको इतना वो नहीं हो पाता है, आप ट्रैक नहीं रख पाते हैं खुद को, तो आप लिख के देख लीजिए कि मैंने आज क्या-क्या पढ़ा और मुझे कल क्या-क्या पढ़ना है। और फिर वही शॉर्टकमिंग्स क्या है, मॉक में दे रहा हूँ, तो मॉक में कैसा स्कोर आ रहा है, मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं। तो वैसे आप मोटिवेट रख सकते हैं, सबसे मोटिवेशन मॉक्स ही लगेगा। आप मॉक्स को एनालाइज़ करके मॉक्स में अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और वही आपका मॉक्स सही होना चाहिए। मॉक्स बहुत डिफिकल्ट भी हो जाते हैं कभी-कभी। मॉक में स्कोर इतना अच्छा नहीं आ पाता। तो मेरे हिसाब से ऐसे मॉक्स नहीं देने चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वही अच्छा होना चाहिए, मतलब 2 मॉक्स ले लीजिए कि आप नहीं तो आप, क्योंकि मॉक्स मेरे हिसाब से अगर आपका अच्छा स्कोर आएगा ना, तो आप ऑटोमैटिकली पढ़ेंगे और आपको मज़ा आएगा तो मॉक का स्कोर वगैरह आप कह रहे हैं कि काफी मैटर करता है, और आपके अच्छे आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आए तो एनालाइज करके अच्छे करने की कोशिश करो, हुँ, तभी आपकी बात हाँ बनेगी। जी। हमने 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 बात कर ली क्वांट की, हमने रीजनिंग की बात नहीं की, तो रीजनिंग रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करें और
कितना फर्क रहता है दोनों में? रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर लोगों को अच्छा लगता है, मतलब बहुत कंफर्टेबल है बहुत सारे लोग, प्री स्पेशली प्री वाली रीजनिंग। और लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी परफेक्ट हो जाओ, आपके चांसेस बने रहेंगे कि आप कोई मेंस की पजल में अटक सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, आप ऐसी कोई पजल आ गई आप अटक सकते हो उसमें। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा रीजनिंग में। आपके क्वेश्चन की सीक्वेंस में आपको कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से आपको मतलब पहचानना बहुत जरूरी है यहाँ। तो आपको ना, जैसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स बहुत सारी टाइप की होती है, सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत सारे टाइप की होती है मेंस में। तो आपको अंकुश अंकुश लांबर जी की वीडियोस आप देखें, एक टाइप की पजल उन्होंने सॉल्व करी, तो उसी टाइप की पजल जाके ई बुक से आप सॉल्व करें, अलग अलग लेवल की, क्योंकि वो मतलब ना कैटेगराइज रहती हैं, तो आप बहुत सारी पजल्स उसी दिन बैठ के सॉल्व करें और फिर देखें कि मैं मेरी अप्रोच कैसी रह रही है और मैं कितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से आप एग्जाम में पहचान पाएंगे कि कौन सी पजल में मैं अच्छा हूँ और कौन सी में मैं थोड़ा सा स्लो हूँ या फिर अटक रहा हूँ। तो ऐसे बहुत ही रीजनिंग में बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि मैं खासकर मैंने एसबीआई पीओ मेंस में खाली 15 अटेम्प्ट किए हैं और मेरे से खाली एक पजल बनी थी। मैं दो पजल में अटक गया था, आप मानेंगे नहीं, दो पजल में अटक गया था और दोनों ही बनी नहीं बिल्कुल भी। और मैंने फिर क्रिटिकल रीजनिंग पर रिजॉर्ट किया, क्योंकि कुछ मेरे खाली 11 अटेम्प्ट हो रखे थे और आई वाज कि यार इससे तो काम बनेगा नहीं, तो मैंने सोचा क्रिटिकल कर लेते हैं। तो क्रिटिकल मेरी मैंने चार चार क्वेश्चंस किए और हाँ जी। कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस चीज से। मैंने भी मतलब अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए क्रिटिकल रीजनिंग पूरा अटेम्प्ट कर दिया था ड्यूरिंग माय आईबीपीओ। तो वो हाँ लकीली ठीक भी हो गए होंगे शायद, तब भी मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। ठीक है, तो हाँ अब एक बिल्कुल। एक एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाउ हाउ डू यू हम्म। गेट बेटर इन दैट सिलेक्टिविटी ऑफ क्वेश्चंस? हाँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, सारे टॉपिक्स अच्छे से नहीं हुए। मेरे हिसाब से तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से करने की जरूरत ही नहीं है। आप आरआरबी क्लर्क लेवल, आरबीआई असिस्टेंट लेवल, प्री लेवल, उस लेवल के क्वेश्चंस आप पूरे अटेम्प्ट कर लें मैथ में, वो आपका होना चाहिए बेसिक्स। आप सारे टॉपिक्स के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप हर टॉपिक को बैठ के मेंस के लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर पाइप्स और सिस्टम्स का मेंस में क्वेश्चन आया तो मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं, उठाऊंगा ही नहीं। तो आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि मुझे कौन से, अब मान लो आप 10 में से 5 या 6 टॉपिक्स ऐसे पकड़ लो कि मुझे ये टॉपिक्स बहुत अच्छे करना है, आप उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो और बाकी की करो ही मत। तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि मुझे अटेम्प्ट कौन से करना है और कौन से नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है मेरे हिसाब से मेंस में। तो हाँ, यही मतलब चीज। ये इम्पोर्टेंट है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं और वीक पॉइंट कौन से हैं, अपने आप को पहचान। जी। मतलब मैं तो पर्सनली एक मैंने, हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने पर्सनली अभी बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पाइप्स एंड सिस्टम्स, एसआई सीआई, मैं इन टॉपिक्स को छूता भी नहीं, मैं देखते ही हटा देता हूँ कि चलो निकलो आगे, बस ऐसा है। हाँ, तो वो तो क्लैरिटी है आपको कि बाकी बाकी टॉपिक्स भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि मतलब 50% मार्क्स भी जो स्कोर कर रहा है वो भी बहुत बहुत सेफ जोन में रहता है इन मेंस आपको, लेवल में हाँ, खासकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सही, बिल्कुल मतलब सही बोला। जिसने कर लिया वो भी मतलब राजा है, बाकी काफी मतलब प्रजा से वो आगे है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो टॉपिक्स आपको नहीं भी आते उनको आप मतलब ये भरोसा रखो कि जो आते हैं वो अच्छे से आते हैं। अगर बट अगर आप जी, बीच में उन कहीं फंस उन, गए फिर दिक्कत है। उन पे टाइम आपको देना पड़ेगा, कुल मिला के बहुत टाइम देना ठीक है, तो यही सब बातें पूछनी थी। और एक बात पूछनी है कि पड़ेगा। इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंटरव्यू में मतलब कि कैसे आपने तैयारी वगैरह की थी? हाँ, इंटरव्यू में मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि कैसे मैंने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था, बोला था कि आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए ये कर, तो टिप्स दे रहा था मैं। तो मैंने बोला कि आपको ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से आप कुल मिला के आपको बात, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं बैंक में, तो कुल मिला के आप बात कैसे करते हैं वो मैटर करता है। आपको कुल मिला के वहां पे डीलिंग करनी है, आपने अपना रीजनिंग एप्टीट्यूड वो सब प्रूव कर दिया है, अपना जीए प्रूव कर दिया है। मेरे हिसाब से आप कुल मिला के आप बात ढंग से कर लें और ऑनेस्टी के साथ कर लें, ये बहुत आता है। आपको बैंकिंग इतनी अच्छे से नहीं आती है, इट्स ओके, आप प्रिपेयर मत करो। मैं तो प्रिपेयर भी नहीं किया था बैंकिंग इतना ज्यादा, मतलब एक बार पढ़ रखा था बहुत पहले 2020 में, मैंने थोड़ा बैंकिंग पढ़ा था कैप्सूल से, उसके बाद मैंने कुछ टच भी नहीं किया। और वही बेसिक्स आपको, मतलब कुल मिला के आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ था आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के, तो वहां पे बोल रहा था कि यार मैं हॉबी में क्या बोलूँ यार, मेरा बैडमिंटन है, बैडमिंटन के बारे में पढ़ लूँ क्या यार।
बोला ये क्या कर रहा है तू यार, मतलब क्या हॉबी अगर आपको पता ही नहीं, हॉबी अगर मैम ने मुझसे पूछा एसबीआई पीओ इंटरव्यू में कि हॉबी तुम्हारी क्रिकेट है, मैंने बोला हाँ मैडम मैं देखता हूँ। तो मैडम ने मुझसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा, प्रिपेयर करके आए हो क्या? मैंने बोला मैम नहीं प्रिपेयर क्यों करूंगा, मेरी हॉबी है, मुझे जो भी पता होगा मैं बता दूंगा। ओवर द इयर्स मैंने 15 साल से मैं मैचेस देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो जो पता होगा बता दूंगा। तो मैम ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैं कुछ क्वेश्चंस में फंबल भी किया। मैं मैम एक्चुअली बहुत बड़ी फैन, बहुत सारी डीप में नॉलेज था, तो मैं कुछ क्वेश्चंस में फंबल भी किया। इट वाज ओके, कंप्लीटली ओके, आप मना कर दीजिए। तो कुल मिला के आपको कॉन्फिडेंट बात अच्छे से करना है, और जो आप हैं वही वहां पे रिप्रेजेंट करना है। और स्पेशली जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपने इंजीनियरिंग क्यों ली, उसके बाद बैंकिंग में क्यों आए, लोग पता नहीं रट्टा मार के जाते हैं यूट्यूब पे, आंसर ऐसे रट्टे में पड़े हुए हैं कि आपको आप ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो। सीधा जो आपके पास है ना मन में वो बोल दो। मेरे हिसाब से यही करना चाहिए, बाकी पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स मुझे समझ में नहीं आता। तो आपने मैं कंफर्टेबल। आपका हाँ स्कोर काफी अच्छा रहा था एसबीआई पीओ में इंटरव्यू में, शायद आप उतना हाँ एक्सपेक्ट जी, ही नहीं कर रहे थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हाँ मैं मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, मैं उनमें से थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट साउंड किया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था उनमें। मैम ने पूछा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कौन से टूल्स यूज करता है आरबीआई। आई वाज लाइक, ऐसे सोचा थोड़ी देर और फिर बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है शायद मैडम, तो ऐसे शायद वायद हो गया था थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैम कट कर रहे हैं नंबर इसलिए, लेकिन अच्छा हो गया, मार्क्स अच्छा है। और वो कौन सा इंटरव्यू था जिसमें आपने चीफ मिनिस्टर का नाम ही गलत बता दिया था? नहीं वो एसबीआई पीओ इंटरव्यू ही था, वही एसबीआई पीओ इंटरव्यू था। मैम ने पूछा मुझे और मैं समझने लग गया, मैम बोले कि योगी जी का जलवा चल रहा है आजकल, तो सब जगह योगी जी चल रहा है, तो बड़े सब हंसने लग गए। मतलब कि तो आप मतलब वो थोड़ा सा, हाँ सब नर्वस था तो वो थोड़ा निकल गया। निकल गया, ठीक है। तो ये मैं सब कुछ यही समझ पा रहा हूँ कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं, कैसा आपका थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, और आपका हम्म, कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी आपके बारे में क्या कह रही है कि मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन हम्म, को रिप्रेजेंट करने के लायक हो या ना हो। तो ये चीजें बिल्कुल। ज्यादा मैटर करती है नॉलेज। नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुकी है हम्म, मेंस वगैरह में। क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे तब होती है जब लोग बोलते हैं पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। तो पर्सनालिटी का मूल शब्द, उसका मूल क्या है? पर्सन, मतलब हर एक आदमी अपने आप में अलग है, वही तो पर्सनालिटी हो गई। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि रटे हुए क्वेश्चन आप बोलोगे उनके सामने तो बोर हो जाएंगे कि भाई हर बंदा आ रहा है वही क्वेश्चन का आंसर वही दे रहा है। तो आपको आता है, जो आप हो वो आप रिप्रेजेंट करो, वो आंसर दो। मुझे ऐसा लगता है, तो वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आप में कि बंदा जेन्युइन है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कोई रटा हुआ आंसर बोलेगा तो उनको समझ जाएगा कि भाई ये याद करके आया है। तो मैं भी तो बस यही मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इंटरव्यू है उसको मतलब अपने आप को बेहतर जानने की कोशिश करो। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है टू नो योरसेल्फ बेटर। तो जितने भी दिन है। जी आपके पास है अपने आप से पूछो कि आप हो कौन, आपको क्या अच्छा लगता है, आपका एक्चुअल में आप कौन हो। मतलब एवरीथिंग एल्स कैन बी गूगल्ड बट यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ बाय योर ओन। ठीक है, तो बिल्कुल। यही मेन रहता है इंटरव्यू में। और जो हम्म, डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में क्या कहना चाहोगे आप? लोग इसको डिस्क्रिप्टिव मतलब अगेन। इज्जत नहीं हाँ देते डिस्क्रिप्टिव को, इसकी वैल्यू नहीं करते, तो हाँ बट इसकी वैल्यू है, बहुत तो आप थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मैं तो इंग्लिश की वैल्यू आप देखिए, अगर आप मैथ भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैथ में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो एट द एंड आप इंग्लिश ही तो, इंग्लिश में ही तो पढ़ रहे हैं, अगर आप उसे कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट उस समझ में। और डिस्क्रिप्टिव में आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अच्छा नहीं स्कोर कर पाओ। तो डिस्क्रिप्टिव में हर किसी को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप एग्जाम, मेंस के एग्जाम के 10-15 दिन पहले आप हर रोज 2 या 3 एसेज लिखें, तो बहुत बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और आरबीआई के लिए खासकर मैं ये चीज इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। वो जो अखबार में जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको एक बार पढ़ लेता हूँ, 2-3 बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से कॉम्प्रहेंड करके, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये बहुत हेल्प करेगा मुझे। तो बस डिस्क्रिप्टिव में तो यही बोलूंगा मैं। हाँ कई कई बच्चे कहने लग जाते हैं कि सर हमें डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक बता दो। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स में मेरे हिसाब से तो एसबीआई पीओ में इनके डिस्क्रिप्टिव में बहुत ही जनरल से टॉपिक्स आते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड इतने ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट बस यही है कि उनको मैं भी यही कहता हूँ कि यार देखो वहां पे चार पांच ऑप्शन होते हैं आपके पास, उसमें से एक ही लिखना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता जी कि सारे ही ऐसे हो जिनका आपको कुछ नहीं पता। अगर ऐसा है तो फिर आप लायक नहीं है वहां पे बैठने की, सीधी सी बिल्कुल सही बात, बात। बिल्कुल सही बात और है। टॉपिक वॉपिक सब मतलब मोह माया है। तो अब इसके बाद हम्म, लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा यार कि फाइनल टिप्स या फिर
फाइनल मतलब अगर आपके पास द स्टेज इज ऑल योर्स, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे सबको? ओके, तो बच्चे मतलब कुल मिला के मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो है ही, वो तो उसके बिना तो अगर आप थोड़े से एवरेज भी हैं, बिलो एवरेज हैं, तो वो आप मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकते उसको छोड़ना। तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा बार बार। और खासकर लोग बहुत ना प्री क्लियर होने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि प्री क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो आपको ज्यादा खुश नहीं होना है। मैं भी जैसे मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हो गया, मैं 2 दिन के लिए खुश था, फिर उसके बाद फिर से मैंने अपने आप को वही उस लेवल पे लाया कि भाई बैठ जाने दे, फिर से देखो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर दे। तो ज्यादा डिमोटिवेशन और ज्यादा मोटिवेशन, मतलब आप समझ रहे हो ना, खुश ज्यादा और दुखी, वो नहीं होना आपको। थोड़ा सा मतलब बैलेंस लेके चलना है अपने आप को, तभी आप प्रेपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। कि मतलब ज्यादा सोचना नहीं है, बस गधे की तरह लगे रहना है क्वेश्चंस में। आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा मतलब मोटिवेशन हो जा, मतलब मोटिवेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेरे हिसाब से आप बिना सोचे समझे बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। इस चीज को जो आपने बोला, मैं भी इसको बार बार यही आई बोल डोंट नो, मैं इसको रहा शायद हूँ। कॉम्प्रेहेंड अच्छे से कर नहीं पाया मैं, हाँ। मैं तो मैं तो मैं अच्छे से मैं तो एक लाइन में ही समझा देता हूँ ये कि भाई डोंट रोमांटिसाइज योर प्रेपरेशन, ज्यादा इसको फील जी, करने की कोशिश मत करो। जो हाँ, है सामने अपना, जो आपको आज करना है वो करके साइड हो जाओ बस, फिर अगले दिन बिल्कुल, दोबारा करो। हाँ, बिल्कुल। तो जी, ये बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन आपके साथ थी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मोहित।